नमस्कार दर्शक मित्रों। आज के थिंक लाइन के नए संस्करण में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने पड़ोसी मुल्क की और वहां के सरहदी इलाकों में घट रही कुछ घटनाओं की, और उसका संदर्भ होगा अखंड भारत, साथ में उनके यहाँ चल रही गतिविधियां, और उसके साथ में भी दूसरी एक महत्व की बात यह है कि 2 दिन पहले हमारे पूर्व जनरल साहब वीके सिंह ने राजस्थान में बैठे हुए कहा है कि पीओके तो अपने आप ही भारत में आ जाएगा, और कल ही एक टेररिस्ट अटैक भी हुआ है। ये सब संदर्भ के साथ में पिछले 10-12 दिन की गतिविधियां को हम देख लें तो हमें पता चलता है गिलगिट बाल्टिस्तान में लोग रास्तों पर आ गए हैं। वो कहते हैं हमें लाहौर नहीं जाना, कराची नहीं जाना, हमारे लिए कारगिल का रास्ता खोल दो। इसकी इन सब के मायने क्या है, इसकी बात आज करने वाले हैं। और उसके लिए हमारे जो आज के मेहमान हैं, हमारे जो आज के गेस्ट हैं, देयर कैन बी नन अदर देन गिरिधर मामूली जी। ऐसे तो सीए हैं ये, मगर गूगल और डीएलएफ और यूएई की कंपनियों के साथ में इनका बहुत बड़ा तजुर्बा है। अगर मैं सुनाने बैठ जाऊंगा तो पूरा एपिसोड उसमें चल जाएगा। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, गिरिधर जी से, कि सर हकीकत में ये सब हो क्या रहा है। G20 और उसके आसपास कुछ होना था, 18 तारीख से अपना स्पेशल सत्र भी बुलाया गया है, और इसी वक्त हमारे एक मंत्री का ऐसा स्टेटमेंट आना, एक बाजू जम्मू कश्मीर में अपनी सुरक्षा बढ़ाई जाना, ये सब के मायने क्या है, आप समझाइए सर, आप शुरू कीजिए। हिमांशु जी नमस्कार, आपको और आपके दर्शकों को सबको मेरा नमस्कार प्रणाम जी। ये कोई नई बात नहीं है। इतिहास में जाके आप देखेंगे तो हर बार जब भी अमेरिका का सदर आता है, इधर प्रेसिडेंट भारत में आता है, तो कोई ना कोई घटना घटती है। इधर जब बिल क्लिंटन आया था तो चित्ती सिंहपुरा का नरसंहार हुआ था उधर सिखों के साथ। फिर जब बुश आया था तब भी कुछ अटैक्स हुए थे। फिर जब ट्रम्प आया था यहाँ सीएए कुछ कुछ चला था। तो अभी तो जो बाइडेन जी आए तो फिर कुछ ना कुछ होना था। तो मगर G20 समिट के पहले और G20 के जो सेशन चल रहा था उस समय में कुछ घटना नहीं हुई है। मतलब आप समझ सकते हो कि हमारी सिक्योरिटी ग्रिड इतना मजबूत, इतना तगड़ा था कि ऐसी कोई भी घटना ना हो, ऐसा हमारी बहुत सुरक्षा का व्यवस्था हुई थी। अब देखिए ये G20 खत्म होने के बाद जो इनपुट्स हमारी सिक्योरिटी को मिले थे, उस इनपुट्स के चलते हुए हमने जो कोमिंग ऑपरेशंस किए थे, उस कोमिंग ऑपरेशंस में ये दुर्घटना हुई है। मगर ऐसा नहीं है कि वो आया श्रीनगर में या अनंतनाग में कोई टाउन में आके वो बम फटके फाड़ के चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। जब हमारी फौज, हमारी पुलिस इस जंगलों में या इन अंदरूं मतलब इंटीरियर एरियाज में जाके जब सर्च ऑपरेशंस कर रहे थे तब हुआ है घटना। मतलब कितना कंट्रोल में है हमारी हमारी पूरी सिक्योरिटी के कंट्रोल में है, ये पहले समझना चाहिए। और दूसरी बात जो है, जो जनरल वीके सिंह जी का जो बयान था राजस्थान में, ये कंसिस्टेंटली भारत सरकार से आ रहा है। राजनाथ सिंह जी भी कहा है, उनका 2-3 बयान है। एक बयान था कि जम्मू में जब बोला था कि बाबा अमरनाथ यहाँ हो और माँ शारदा वहां हो, ये तो नहीं हो सकता है, ये गलत है, ये भी उनका बयान था। ऐसे ऐसे बहुत से मतलब अब देखिए इवन आरएसएस के जो सरकारी दत्ताजी होसबोड़े वो भी कह रहे थे कि कभी ना कभी इसको फिर भारत में लेना ही पड़ेगा। तो जितेंद्र सिंह जी का हो, कोई भी हो, कंसिस्टेंट मैसेज भारत सरकार से जा रहा है कि हम पीओजे के गिलगिट बाल्टिस्तान को वापस लेंगे। वो तो अपने आप आएंगे या हम लेंगे, वो अलग बात है। हाल ही में रिसेंटली राजनाथ सिंह जी का एक और बयान था कि जब हमारी सेना ये लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके उस तरफ जाएगा तो लोगों की मदद चाहिए होता है। मतलब वो इशारा इस तरफ, सरहद की इस तरफ कर रहा था कि आप ओपनली आए, हमारी सेना को, हमारी फोर्सेस को आप सपोर्ट करें और उनका मदद करें।
ये मगर वो स्टेटमेंट सरहद के उस पार को भी जा रहा था लिटरली, कि जब हमारी सेना उधर आएगी तो उनका मदद जरूर करना। हिमांशु जी, एक ये बंटवारा होने के बाद अस्करदू, जो गिलगिट बाल्तिस्तान का कैपिटल है, बाल्तिस्तान स्पेशली उसका कैपिटल है, तो वहां स्कर्दू में 800 हमारी सैनिक वहां मतलब वहां फंस गए थे। तो 8 महीने तक वो डटे रहे, वो सरेंडर नहीं किया। मगर कारगिल से हम उनको छुड़ा नहीं पाए, यहाँ से रास्ता हमारे लिए बंद था, पाकिस्तान फौज थी। तो 8 महीने के बाद जब यहाँ से हमने उसको मैसेज दिया कि आप सरेंडर करो, तब बेरहमी से सबको मार दिया वो। बस एक उनका जो कैप्टन था और उनका एक ऑर्डरली, ये दोनों को पूरी तरह जख्मी घायल करके उसको भेज दिया वापस। तो उस दिन से लेके बहुत दशकों तक वहां स्कर्दू में वहां की औरतें, वहां जो रोटी बनती है उसका नाम है थग, ये 10 रोटी दिन में ज्यादा बना के रखते थे वो लोग, ताकि भारत से कोई सेना आएगी तो वो भूखा ना रहे। ये उनका मतलब बहुत बहुत साल से, बहुत दशकों से उनका सोच था। अब क्या हो गया, जब भारत से ये पैगाम जा रहा है कि आप भी हमारी मदद कीजिए और अब तैयार रहिए, कंसिस्टेंटली मैसेज जा रहा है, तो वहां की लोगों में भी थोड़ा जोश आ गया, थोड़ा हिम्मत आ गई। तो पहले पाकिस्तान की फौज इतना जुल्म कर रहे थे उधर, अब सोचिए वहां बिच्छू काटने का और कुत्ते काटने का भी वहां मेडिसिन नहीं मिलेंगे आपको, कुछ भी आपको पैरासिटामोल या एस्प्रिन जैसा छोटे छोटे मिल सकते हैं, उससे ज्यादा आपको चाहिए तो आपको इस्लामाबाद, लाहौर जाना पड़ेगा आपको। मतलब इतना बदतर जिंदगी जी रहे हैं वो लोग। तो वहां के पूरे फॉरेस्ट जितने भी ये थे, वो पूरा पेड़ काट के वो पूरा उनका पंजाब इलाके में लेके गया। और वहां के बहुत प्रेशियस मेटल्स मिलते हैं गिलगिट बाल्तिस्तान में, और पूरा कब्जा कर लिया पंजाबियों ने। तो उनका जीना बहुत हराम हो गया उधर। और पहले जब बंटवारा हुआ था वहां 80% से ज्यादा शिया रहते थे, अब वो घट के 50 या 55 के रह गया हो। मतलब डेमोग्राफी चेंज हो रहा है उधर भी। और जैसे हमारी आर्टिकल 370 यहाँ भारत के हमारे कश्मीर, कंट्रोल कश्मीर में जो श्रीनगर। इलाके थे उसके ऊपर, हाँ, उसके ऊपर जब जो हमने आर्टिकल 370 दिया था, वैसे ही उधर भी स्टेट सब्जेक्ट का एक कोई लॉ था गिलगिट बाल्तिस्तान में। मगर वो स्टेट सब्जेक्ट लॉ को एग्जम्पशन देने वाला अधिकार जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को होता है। ओ, तो वो एग्जम्पशन देते गए देते गए देते गए, अब देखिए स्कर्दू में बहुत से इतना खूबसूरत झील है, लेक्स है उधर, टूरिस्ट रिसोर्ट्स है, टूरिस्ट एरियाज हैं। वहां अरबों करोड़ों रुपया वैल्यू करने वाली बहुत से प्रॉपर्टीज पंजाबियों ने ले रखे हैं। जरदारी का प्रॉपर्टी है, नवाज शरीफ की फैमिली का प्रॉपर्टी है, इमरान खान को भी प्रॉपर्टी है। तो ये सब गिलगिट बाल्तिस्तान के इलाकों को कब्जा कर बैठे हैं। तो ये बहुत लंबा इतिहास रहा है। तो वहां रिजेंटमेंट बढ़ते गया। अब पिछले साल जब शहबाज शरीफ का सरकार ने बजट रिलीज किया था, वो बजट में गिलगिट बाल्तिस्तान के लिए कुछ भी प्रावधान नहीं रखा उसमें, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। तो ये बैकग्राउंड आप पहले उनका डेवलपमेंट की बैकग्राउंड आपको समझना चाहिए। और दूसरा आते हैं जो अभी की जो घटना हुई है और हो रहे हैं उनके बारे में। वहां सेक्टेरियन डिफरेंसेस बहुत है, जैसे मैंने बताया वहां शिया क्या की सुनिए। मेजोरिटी था। अभी हाँ, अभी सुन्नीस भी वहां उनका तादाद बढ़ गया है। तो पाकिस्तान में एक लॉ है, ब्लास्फेमी लॉ। मतलब क्या बोलते हैं उसको, कुरान या मोहम्मद या अल्लाह को, धर्म के खिलाफ बोल या देते हैं। उनके, हाँ जी, हाँ जी, उनके उनके जो अनुयायी थे, इनके खिलाफ कोई भी कुछ भी बोलेंगे तो उसको सजा होगी। और सजा 1 साल 2 साल से 10 साल से लेके फांसी की सजा तक हो सकती है। तो ये अभी इसका इंटरप्रिटेशन कौन करेंगे, कैसे करेंगे? अब देखिए, शिया एक गुट बना था सुन्नी के जो खलीफ थे, पहले 3-4 खलीफ थे, उनके खिलाफ एक मुसलमानों में एक गुट उससे हट गए थे और उनके खिलाफ खड़े हुए थे, वो शिया बन गए।
तो उनके मस्जिदों में मतलब 700-800 साल से यही परंपरा चली आ रही है कि वो पहले 3-4 सुन्नी खलीफों को गाली देते हैं। तो वो वही चीज हुआ है बाल्टिस्तान के एक मस्जिद में। एक मौलवी ने मस्जिद के अंदर, शिया के मस्जिद के अंदर इन खलीफों को गाली दिया था। वो वीडियो वायरल हो गई। तो वो वीडियो को आधार बना के उसके खिलाफ ये ब्लास्फेमी लॉ का एफआईआर दर्ज हुआ, फिर उसको अरेस्ट किया। तो सब शिया कम्युनिटी ने उठ खड़ा हो गया, क्योंकि उनका सोच ही है, उनको वो उन खलीफों को गाली देना ही उनका मजहब है। तो अब उसको कैसे आप नकार सकते हो? तो प्रॉफेट मोहम्मद का अनुयायी, उनके जो कंपेनियंस है, उनके बाद आपने ब्लास्फेमी कहा है क्या? उनके पोते जो करबला में मर गया था, वो उनका अनुयायी नहीं थे, उनके कंपेनियन नहीं थे? तो ये इंटरप्रिटेशन की बात है। तो सुन्नियों ने उनके इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम को इधर थोपने का कोशिश किया है। तो इसके चलते हुए सब भड़क उठे हैं। और चाहे वो अस्टोर हो, गिलगिट हो, नगारा हो, और फिर अस्करदू हो, खरमिंग हो, या हर टाउन में ये लोग नारे लगाने लगे हैं, धरने लगाने लगे। सर पिछले दिनों और परसों को उनके आया था, रिपोर्ट आया था सर कि 5 लाख लोग, तकरीबन 5 लाख लोग रास्तों पर आ गए। और ये गिलगित बाल्टिस्तान में जब बिल्कुल होता है, आज के संदर्भ में अगर लोगों को, प्रेक्षकों को बताएं, तो स्कर्दू जो है वो उनका विंटर कैपिटल है। स्कर्दू विंटर कैपिटल करेक्ट, के वो तकरीबन करेक्ट। 2000 स्कर्दू पाकिस्तान का सबसे बड़ा टाउन है। हाँ स्कर्दू बाल्टिस्तान का सबसे बड़ा टाउन है। वो सिंधु नदी के तट पे रहता है। वो कारगिल से बहुत नजदीक पड़ता है। कोई 30-40 किलोमीटर के आगे वो आपको पड़ता है और वो। सर आज के संदर्भ में बात अ, करें, सर सीपैक की बात करें, तो सीपैक का काफी हिस्सा ये गिलगित बाल्टिस्तान का है। वहां का विरोध जो है चाइनीज उसका, वो कितनी हद तक इसके अंदर सम्मिलित हो गया है, और प्रेजेंट तो पाकिस्तान की सिचुएशन, ये सबको मिला हाँ के जी। तो जो मिक्स आ रहा है वो। हाँ जी, वही कह रहा था मैंने। तो यहाँ 2-3 चीज इसमें इन्वॉल्व थे। एक तो मैंने जैसे बताया डेवलपमेंट इश्यूज, दूसरा मैंने जो बताया सेक्टेरियन इश्यूज, और तीसरा चाइना। तो चाइना जो उनका मॉडल ऐसा है कि कोई भी देश में जाता है, देश की जो इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिटी होती है या उनके जो रूलर्स होते हैं, उनको खरीद लेते हैं वो। बाकी वहां उस देश का प्रजा से उसको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि चाइना में खुद उनके प्रजा से उसको कोई लेना देना नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी को इलेक्शन थोड़ी जीतना है उनको। तो लोगों का राय क्या है उससे उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो वही मॉडल कहीं भी जाएंगे वो वही इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में भी वही किया है। मतलब लोकल पॉपुलेशन का राय क्या है, उनका जरूरतें क्या है, उनके तकलीफें क्या है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो उनको यहाँ से रास्ता चाहिए था जिंजियांग जाने के लिए। तो अपने आप उसका सर्वे कर दिया और लगाना शुरू कर दिया। बीच में इनके जितने भी पारंपरिक जो रास्ते थे या इनके जो कल्चर थे, इनके कनेक्टिविटीज थे, सब तोड़ दिए और पूरा कब्जा कर लिए। जिन जिन का जमीन उसके बीच में पड़ता है, सब हड़प लिया है पाकिस्तान ने। उसको कोई मुआवजा नहीं दिया, कुछ कंपनसेशन नहीं दिया। कोई कुछ बोलेगा तो उसको उड़ा दिया। मतलब इतना मतलब उनका जो मन में आया, जो मर्जी आया, वो करते गए। तो इसके चलते हुए चाइना के खिलाफ भी रिजेंटमेंट था उधर। तो अब देख ही रहे हो बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। बलूचिस्तान से आगे जाने के लिए चाइना घबरा रहा है। मतलब हर दिन कोई ना कोई चाइनीज या पाकिस्तानी सोल्जर, कोई ना कोई वो मर रहे हैं। इस महीने में शायद अगस्त में ऑलरेडी कोई 50 से ऊपर अटैक्स हुए हैं। 50 से ऊपर अटैक्स हुए हैं बलूचिस्तान में। तो अब देखिए, जब गिलगिट बाल्टिस्तान पहुंचती है, तो गिलगिट बाल्टिस्तान में एक्चुअली छोटा सा इलाका है, पाकिस्तान नहीं जाती है सीपीईसी। वो गिलगिट सिटी से होते हुए वो कुंजरब पास से पार करके फिर शिंजियांग चली जाती है। तो वहाँ लैंडस्लाइड्स बहुत होते हैं, और वहाँ क्या बोलते हैं उसको,
टोपोग्राफी इतना अच्छी बात नहीं, इतना अच्छा नहीं है। जब सड़क बन रहा है तो सब खुश थे पहले, मगर उसको पता चला कि उससे उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है। मतलब ट्रक आ रहे हैं ग्वादर से सीधा जिंजियान शिंजियांग चले जा जाएंगे। रहे हैं। यहाँ कोई रुकता नहीं है, यहाँ कोई ढाबा की जरूरत नहीं है, इनसे कोई मतलब ही नहीं है, वो अपने आप मस्त में जा रहे हैं। तो तब पता चला इनकी कि उनकी जमीन को हड़प लिया और इनसे नाइंसाफी हुआ है। तो वो भी एक फैक्टर है, द चाइनीज एक्सप्लॉयटेशन एक फैक्टर है। ये तीन फैक्टर्स के चलते हुए वहां अभी अभी लोग ये नारे लगाना शुरू किया है कि हम लाहौर नहीं जाएंगे, इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, कराची नहीं जाएंगे, हम कारगिल जाएंगे। मगर देखिए इस स्टेटमेंट में कहीं भी ये नहीं बोला है कि हम भारत से विलीन होंगे, भारत में ज्वाइन होंगे। स्टेटमेंट हम ठीक से समझना चाहिए। कारगिल का रास्ता खोलिए, हम कारगिल जाएंगे, ये हमारी ऐतिहासिक सड़क है, तो इसको खोलिए। तो वहां भारत के नाम लेंगे तो उनके खिलाफ सेडिशन लॉ भी लग सकता है, देश विद्रोह कानून भी लग सकता है, इसलिए भारत का नाम नहीं लिया है। मगर उसका इशारा वही है। जब कारगिल आएंगे, कारगिल तो भारत का यूनियन टेरिटरी में है, लद्दाख की यूनियन टेरिटरी में है, तो इशारा तो वही है कि वो हम भारत में जाना चाहते हैं। मगर क्या सर, अभी अभी मगर हमारी आपको यहाँ जरा जरा सा रुकूंगा। मगर क्या ये सर, ये लोग नारे तो लगा रहे हैं कारगिल जाएंगे। आपने एक ऐतिहासिक 1947 की बात भी की कि वहां की औरतें रोटी बनाती है, 10 रोटी ज्यादा बनाती है भारतीय सोल्जरों के लिए। क्या अभी भी भारत के प्रति वो प्रेम है वहां पर, या टोपोग्राफी बदल जाने के बाद? क्या मेरा मेरा सवाल, गर्भित सवाल यह है कि हमारे यहाँ दो विचारधाराएं काम करती है। एक कहती है कि अक्टूबर के बाद चाइना तो आ नहीं सकेगा, अक्टूबर से फरवरी तक टरेन ऐसा हो जाएगा, तो ये एक मौका है, हम पीओके और कारगिल, पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान ले लें। दूसरी तरफ ये है, काफी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें प्रदेश चाहिए, प्रदेश हमारा है, मगर लोग नहीं चाहिए। आप क्या कहेंगे? क्योंकि जब आज आप की चर्चा है सर, वो इसी यही बात की जमीन चर्चा है सर। करेक्ट, जमीन तो लेना है, जब जमीन लेंगे तो लोग भी आएंगे। आप लोगों को तो मार नहीं सकते हो, लोग आएंगे। मगर जो गैर लोकल्स हैं, जैसे पश्तून लोग हो या पंजाबी लोग हो, उनको वहां से निकालना है, ये हमारी प्री कंडीशन होगी। तो जो लोकल गिलगिट बाल्टिस्तान की जो परंपरा से सदियों से वहां रह रहे हैं, उन परिवारों को हम वापस लेंगे जरूर। मगर 47 के बाद जो पंजाबियों, सिंधियों या पश्तून जितने भी वहां आके वहां बस गए थे, उनको हम निकालना है। वो इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि अब भी 60-70 साल से वहां रह रहे हैं, शायद 3 पीढ़ी वहां वो निकल गए हैं उधर से, तो उसको कैसे आप निकाल सकते हो? तो वो एक समस्या है हमारे लिए। मगर हमें कोई जल्दी नहीं है, ये भी समझना चाहिए। आराम से लेंगे हम, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। क्योंकि पहले कोई 20-30 साल पहले हमें गिलगिट बाल्टिस्तान की सख्त जरूरत थी, क्योंकि हम उभरता हुआ एक इकोनॉमी था, और अभी भी है, मगर उस समय में हम जस्ट टेक ऑफ कर रहे थे। जैसे 90s में जब हम हमारे इकोनॉमी को ओपन किया था, लिबरलाइज तब किया। हमारी एनर्जी नीड्स बहुत थे, तो सेंट्रल एशिया से हमें एनर्जी चाहिए था। इसीलिए टापी TAPI प्रोजेक्ट इनिशिएशन किए थे हमने, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन। तो ये गैस पाइपलाइन हुआ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान बीच में बैठ गया कि भारत को एक्सेस नहीं देंगे। तो उनका एक ही पावर था कि डिनाई करो उसको, मतलब भारत की तरक्की मत देखो, भारत को कुछ भी सेंट्रल एशिया से आए उसको रोको, वही एक मकसद था उसका। तो उस समय में हमें गिलगिट बाल्टिस्तान की सख्त जरूरत थी, मगर अब नहीं है, क्योंकि 70-75 साल के बाद हम समझ गया कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। तो पाकिस्तान को हमने नजरअंदाज करके ऑल्टरनेट रूट्स हमने बना लिया। जैसे चाबहार हमने बनाया, चाबहार, बंदर अब्बास, यहां से लेके हम नॉर्थ साउथ ट्रांसिट कॉरिडोर हमने एस्टेब्लिश कर दिया, जो मुंबई से लेके मॉस्को तक जाएगी, वाया ईरान, अजरबैजान और अर्मेनिया हो, वहां से जाएगी। एक बना दिया। और दूसरा हाल ही में G20 में अनाउंस हुआ है, भारत मिडिल ईस्ट यूरोप का एक कॉरिडोर हमने बनाने जा रहे हैं। तो फिर हमें पाकिस्तान का या गिलगिट बाल्टिस्तान को कोई जरूरत नहीं है, ये टेक्निकली समझना चाहिए। मगर
वो हमारी इलाका है, लीगली वो टेक्निकली हमारी टेरिटरी है, तो हमें लेना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, हम लेंगे, जरूर लेंगे, हमारे टर्म्स पे लेंगे। इसीलिए जनरल वीके सिंह का स्टेटमेंट बहुत हम सीरियसली लेना चाहिए। वो ये कह रहा है कि वो अपने आप हमारे यहाँ आ जाएगा, मतलब हम कुछ कोशिश नहीं करेंगे, हमें हमें कोई जल्दी नहीं है, अपने आप आ जाएगा। क्योंकि वहाँ पॉवर्टी, गुर्बत इतना खतरनाक हो जाएगा और वो वहां के लोग उठ खड़े हो जाएंगे ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। तब क्या होगा देखना पड़ेगा हमें। जैसे शिंजियांग मुसलमानों के साथ चाइना में हो रहा है, जैसे पहले बंगालियों के साथ पंजाबी फौज ने क्या किया हमें पता है। तो शायद वही कांड इधर भी करेंगे कि नहीं करेंगे, वो देखना है। जब गिलगिट बाल्टिस्तान में भी वही दहशतगर्दी और वही मास मर्डर्स ये सब शुरू हो जाएंगे, तब भारत को एक एक्सक्यूज मिलेगा कि हम मिलिट्री से वहां दाखिल हो सके। उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते। और इस इमीडिएट जो हो रहा है, जो सुन्नी शियाओं के बीच जो वहां झगड़ा हो रहा है, इसमें भी देखिए, वो जब वो मौलवी को वो रिलीज कर देंगे और एफआईआर निकाल देंगे, तो शायद ये लोग अपने अपने घर चले जाएंगे और कारगिल का रास्ता छोड़ने का ये सब भूल जाएंगे। ये भी हो सकता है। मगर 75 साल में पहली बार ऐसे मांग तो उठा है। पहले तो ये मांग भी नहीं था कि हम कारगिल जाएं, मांग भी नहीं था, मगर अभी धीरे धीरे से शुरू हुआ है। मगर उनको भी पता चल गया कि हम पाकिस्तान के साथ जितने साल रहेंगे उतना हमारा नुकसान होगा। मगर उधर भी, उस समाज में भी 3 गुट में बटे हैं लोग। कुछ लोग पाकिस्तान को चाहते हैं क्योंकि उनको जहर पिला गया, मतलब 3-4 पीढ़ी से भारत काफिर है, ये है, फलान है, ढिमकान है, ये सब उनके जहन में बैठ गया। वो लोग पाकिस्तान को चाहते हैं, वो एक सिग्निफिकेंट नंबर है। और दूसरा नंबर जो है वो आजादी चाहता है, ना पाकिस्तान चाहता है ना भारत चाहता है। तो इनका भी एक बहुत बड़ा नंबर है। और तीसरा जो भारत को चाहता है, उसका नंबर लगभग ना के बराबर था शायद एक 15-20 साल पहले। बहुत ही कम लोग थे जो भारत में विलीन होना चाहते हैं। जैसे संगे हसनैन सेरिंग जो गिलगिट बाल्टिस्तान से आता है, वो अमेरिका में है। वो जैसे डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा जो मीरपुरी है और जो यूके में बैठा है, ऐसे कुछ लोग थे, चंद लोग थे। मगर अब ऐसा नहीं है। एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन भारत की तरफ झुकने लगे हैं, 5-10% सही, मगर एक एक सेक्शन तो अभी बन गया है। तो इनका बल बढ़ना चाहिए। ये शायद 20%, 20%, 30% तक जाना चाहिए। ये लगेगा, टाइम लगेगा। जो जहर 70 साल से वो पी रहे थे, उससे बाहर आने के लिए 1 साल 2 साल से ज्यादा लगेगा, उसको 5 साल लगेंगे, पता नहीं कितना लगेंगे। मगर जरूर वो इधर इस तरफ झुकेंगे। और हमारी एडवांटेज एक और है कि पाकिस्तानी पंजाब और पाकिस्तान का एस्टैब्लिशमेंट अभी कर्जों में इतना डूबा है, वो खुद कंगाल होते जा रहा है। तो इनको क्या सपोर्ट करेंगे? उनका टैंकों और उनके गाड़ियों को चलाने के लिए तेल नहीं है उसके पास, तो गिलगिट बाल्टिस्तानियों को दवाएं कहां से देंगे वो? सर अभी कुछ कह रहे थे आप? इसमें मैं थोड़ा कुछ ऐड करना चाहूंगा और आपसे पूछना चाहूंगा कि सर, एक बाजू गिलगिट बाल्टिस्तान सुलगा हुआ है पाकिस्तान के लिए, दूसरी तरफ चित्राल में जाके टीटीपी वाले पाकिस्तानी आर्मी को मार रहे हैं। ये बाजू बलोच सेना रोज न रोज कुछ न कुछ करती जा रही है। सर ऐसे में और ये इकोनॉमिक हालत के अंदर क्या पाकिस्तान सस्टेन कर पाएगा? और अगर नहीं कर पाएगा और ये लोग अपने आप जुड़ना चाहेंगे, तो क्या हम लोग इन लोगों को लेंगे? ये शायद सबसे बड़ा प्रश्न है हमारे लिए। क्योंकि इलाका, आपने इसे कहा कि जमीन हमारी है, बराबर है, मगर वहां पर बसे हुए 70% लोग तो हमारे नहीं है ना। तो क्या करेंगे? तो हिमांशु जी, चित्राल जो है वो एक्चुअली भारत का इलाका है। आप जब महाराजा हरि सिंह ने जो जम्मू कश्मीर को भारत में विलीन किया था, उस समय में चित्राल उनका सामंत था। मतलब चित्राल जैसे यहाँ के जो 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे, वो ब्रिटिश का सामंत थे, वैसे चित्राल जम्मू कश्मीर का सामंत था।
जब आप आपकी जमीन बेचते हो या आपकी जायदाद किसी को आप डोनेट करते हो, उसमें ऐसा लिखते हो कि इसमें जितनी भी मेरा हक है पूरा आपको सौंप रहा हूं। तो महाराजा हरि सिंह भी उसका जितने भी हक थे वो सब भारत को सौंपा था। मतलब चित्राल भी भारत में आना चाहिए था, मगर तब की सरकार नेहरू ने उसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। और जो जम्मू कश्मीर मैप आज हम देख रहे हैं, जो हमारी भारत की नक्शा है, उसमें चित्राल है ही नहीं है, मगर चित्राल होना चाहिए। और एक और गांव है जो तिब्बत में, जो 1959 तक जम्मू कश्मीर को वो टैक्स देता था, मनसर करके एक था, वो जो क्या कहते हैं उसको, कैलाश मानसरोवर यात्रा के बीच में बीच में एक गांव को महाराजा ने रखा था उनके पास, तो वो भी चाइना को दे दिया भारत ने। तो ऐसे बहुत से इलाके जो लीगली हमारी टेरिटरी होनी चाहिए वो सब दे दिया हमने। वो ऐसे एक टेरिटरी है चित्राल। अभी चित्राल में अभी भी सनातन लोग बसते हैं, उनका गुट का नाम है कलश। कलश ट्राइब एक है चित्राल ट्राइब है पूरी। हाँ हाँ जी। ये कलश लोग जो है वो इस्लाम आने से बहुत साल पहले से उनकी परंपरा जो थी वही कायम है आज भी। तो लोग ये कहते हैं कि उनकी भाषा जो है, उनकी पूजा पद्धतियां जितने भी है वो ऋग्वेद काल की है, बहुत ही पुरानी परंपरा है उनके। कलश ट्राइब है। लीगली पाकिस्तान में ये माइनॉरिटीज की दर्जा वो उनको दिया गया है, पाकिस्तान ने उनको। तो यहाँ चित्राल में टीटीपी आके उनका पूरा इलाका को कब्जा कर लिया। वो बड़े बड़े पहाड़ के बीच में वो है, तो पहाड़ आपका पकड़ लेंगे तो नीचे के पूरा इलाका आपके कब्जे में आ जाएगा। तो पाकिस्तान की फौज को वहां जाने के लिए जितने भी रास्ते हैं पूरा टीटीपी ने कब्जा कर रखा है। तो एक दो जगह पे लड़ाई चल रही है, मगर 90 से ज्यादा पाकिस्तानी फौज को वो कैद करके रखा है, उनके कब्जे में ले लिया है, टीटीपी ने उसको ले लिया है। अब ये एक फैक्ट है। और तोरखम बॉर्डर में हर दिन तालिबान और पाकिस्तान फौज के बीच में फायरिंग हो रहा है। तो स्पिन बोल्डोक भी इतना पीसफुल नहीं है, वो क्रॉसिंग भी इतना पीसफुल नहीं है, कभी क्या हो जाएगा कब बंद हो जाएगा पता नहीं है। तो इसका पाकिस्तान का सिचुएशन बहुत ही नाजुक है, मगर मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि कल या परसों ये टूट जाएगी। देखिए इनके पास न्यूक्लियर हथियार है, तो न्यूक्लियर हथियार होने वाली एक देश को इतना आसान से टूटने नहीं देंगे दुनिया के जितने भी पावर्स हैं। इनको मरने नहीं देंगे और इसको जीने नहीं देंगे। जब ये मरने के तागार पे आएंगे तो उसको कुछ ना कुछ पैसे देकर उसको जिंदा रखेंगे। जैसे आपने देखा है $6 बिलियन IMF से इसको पैसा मिल गया, जब हाथ ऊपर कर दिया तो पैसा मिल गया। फिर सऊदी अरेबिया भी उसको पैसा दे रहा है, यूएई भी पैसा दे रहा है, चाइना भी उसको कुछ ना कुछ एडिशनल दे रहा है। मगर जितना भी पैसा अभी उनके पास आया है वो उसको जिंदा रखने के लिए और ज्यादा आगे जाने के लिए उसको काफी नहीं है। अभी बहुत पैसा चाहिए उनको, मगर बेसिक उनका नेसेसिटीज है जो देश को पकड़ के रखने के लिए, उतना पैसा उनको मिल गया। तो वही यही चलते रहेगा। अब देखिए सोमालिया देखिए, इथियोपिया देखिए, ये तो कंप्लीटली कोलैप्स इकोनॉमीज है, कंगाल देश है सब। मगर उनके सरहद तो सही है ना, कोई आके उनके सरहद में घुस के उनके टेरिटरी को कोई कब्जा नहीं किया ना। इथियोपिया में इतना भूखमारी है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कंप्लीटली इकोनॉमिकली कोलैप्स स्टेट, मगर उनके सरहद तो सही है। वही हाल होने वाला है पाकिस्तान के साथ। शायद उनके सरहद रहेंगे मगर कंप्लीटली फेल्ड स्टेट रहेगा। ये कुछ साल तक रहेंगे। बलूचिस्तान को अलग करने के लिए बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वहां बलूची बहुत कम है। बलूचिस्तान में पश्तून ज्यादा है, बलूचियों से ज्यादा पश्तून है। और तो और आधा बलूचिस्तान ईरान के कब्जे में है। भारत बलूचिस्तान के समर्थन में जाएंगे तो ईरान से हमें पंगा लेना पड़ेगा, तो ये तकलीफ है इसमें। तो इसीलिए उसको बलूचिस्तान को आजादी मिलना बहुत मुश्किल है। उनके पॉपुलेशन बहुत कम है, मगर पाकिस्तान के लिए न्यूसेंस वैल्यू रहेगा, वो तो है। अनफॉर्चुनेटली भारत और ज्यादा कुछ कर सकता है उधर, अभी कुछ कर नहीं रही है। बलूचिस्तान में उसको मदद के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे उनके गवर्नमेंट इन एग्जाइल को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज ना करें तो भी उनको अजाइलम दे सकते हैं।
जैसे अकबर खान बुख्ती हो या नाइला कादरी बलूच हो, इनको सब हम पनाह दे सकते हैं इधर भारत में, कम से कम वो नाइला कर जी आई सकते हैं। थी ये चैनल पर, नाइला जी का अभी 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 हमने उनसे भी बातचीत की। मगर सर अभी मेन क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर ये लोग आना चाहे तो भी, क्योंकि आज के संस्करण का सबसे बड़ा, शुड वी टेक दैम बैक, एंड इफ वी हैव टू टेक दैम बैक, वही तो मैं, व्हाट शुड वी टेक, हाउ, व्हाट आर द कंडीशंस? नो, आई एम नॉट इन अर्जेंट, आई एम नॉट इन अ हरी टू टेक देम बैक। ओके, मगर लेंगे, हमारी टर्म्स में लेंगे। जैसे मैंने बताया, पहले वहां फिल्टर करेंगे, टेरिटरी हमारी पास आ जाएगी, हमारी फौज वहां जाएगी, तो भी उनको फ्री एंट्री भारत में नहीं मिलेगा। उनको हम बॉर्डर रोकेंगे, चाहे वो आर्टिकल 370 हो या 371 हो, जो भी हो, वहां लागू होगा। ना इधर से लोग आसान से जा सकते हैं, ना वहां से इधर लोग आ सकते हैं। हम फिल्टर करेंगे, वहां जो गैर लोकल्स हैं उनको हम फिल्टर करेंगे, फिर उनको पाकिस्तान में हम भेज देंगे। यही कंडीशन होगा। वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट। वहां जो पंजाबी, पश्तून, जितने भी गैर लोकल्स आए थे, वो हमें नहीं चाहिए। वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट, वो होना चाहिए। ओके ये सर अभी, गिलगिट बाल्टिस्तान में भारत के खिलाफ जो खड़े हैं, उनसे हम निपट लेंगे। जैसे कश्मीर में भी हमारे खिलाफ बहुत से लोग हैं, शाहिद अली शाह जिलानी हो या बहुत से मिर्वाइज उमर फारूक हो, इनको हम निपट लेंगे। वैसे जो बाल्टिस्तानी हो या गिलगिटी हो, जो भारत के खिलाफ खड़ा है, वो भी हमारे नागरिक बनेंगे, उनको हम निपट लेंगे। मगर जो वहां की गैर है, वो हमें बर्दाश्त नहीं है, वो वहां से निकलना चाहिए। ओके सर इसीलिए हमारे पास टाइम वो बहुत उसको कम बचा इंटीग्रेट है, करने में समय लगेगा। हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है सर। वन लास्ट क्वेश्चन एंड अ लिटिल लोडेड, ये विषय के संदर्भ में 18 तारीख को अपना स्पेशल सेशन शुरू हो रहा है। मरमत तो ऐसी भी कुछ हो रही है कि देयर विल बी सम लीगल रिकोर्स, जो तो है 1994 से हमारे पास है, कुछ कोई लीगल 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 ऐसी कोई चीज बनेगी जिससे ये इलाके जो हमारे हैं उसे वापस लेने में हमें सहूलियत हो जाए। शायद मैं भी यही सोच रहा था कि इस सेशन में जम्मू कश्मीर को दोबारा एक स्टेटहुड देने का शायद एक प्रस्ताव लाने का एक ऑप्शन है। और दूसरा, इन इलाके जो पाकिस्तान के कब्जे में हैं, वहां के लोगों के लिए रिप्रेजेंटेटिव यहाँ किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं, ऐसा भी एक प्रावधान हो सकता है। जैसे गिलगिट का और बाल्टिस्तान का 2 रिप्रेजेंटेटिव और पीओजे का एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे पार्लियामेंट में बैठेंगे या जम्मू कश्मीर असेंबली में बैठेंगे, तो उसका वहां तो इलेक्शन कर नहीं सकते हैं, करा नहीं सकते हैं हम, मगर फिर भी उसका उन इलाकों का रिप्रेजेंटेशन यहाँ जो वहां से पलायन होके इधर शरण लिया है, उनमें से किसी को चुन के हमने पिकअप करके उनको नॉमिनेट कर सकते हैं। ये होना चाहिए। सरकार करेगी, मगर इस सेशन में करेगी या आगे करेगी हमें पता नहीं है। मगर मैं ये सोच रहा था कि जब आपके 71st क्या बोलते हैं उसको, ब्यूटी पेजेंट श्रीनगर मिस में हो वर्ल्ड का चल रहा है श्रीनगर में, और अब G20 करवाया उधर, और साल में 1.5 से 2 करोड़ लोग वहां टूरिज्म जा रहे हैं, और घटनाएं, 1-2 चिटपुट घटनाएं छोड़ के बाकी सब शांति है उधर। तो आप फिर दोबारा वहां एक स्टेटहुड कायम करना चाहिए, और स्टेटहुड फिर वापस दें, तो दुनिया में जो भी बचा है कि वहां उनके राइट्स को जब लिया आपने, जो भी ह्यूमन राइट्स का इश्यू हो, डेमोक्रेटिक राइट्स का इश्यू हो, ये सब खत्म हो जाएगा। कोई भी हमें उंगली उठा नहीं सकते। तो ये एक हो सकता है, होना चाहिए। मगर अब होना है या कुछ महीने के बाद होना है, वो सरकार तय करेगी। मेरे दृष्टि में शायद इस सेशन में कश्मीर के बारे में कोई ना कोई रेजोल्यूशन आएगा, ऐसा मैं मानता हूं। ओके इसीलिए ज्यादा पहले से नहीं बोला है, मगर कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओजेके के बारे में कुछ ना कुछ डिसीजन सरकार जरूर लेगी। दर्शक मित्रों, आपने सुना गिरधर जी ने क्या कहा। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में डिसीजन डेफिनेटली सरकार लेगी, ऐसा लग रहा है। दूसरी बात उन्होंने जो कही वो मुद्दे की बात है, और वो ये है कि गिलगिट बाल्टिस्तान हो या पीओके हो, ये हमारे इलाके हैं, हम लेंगे वापस, मगर अपनी टर्म्स पे लेंगे, लोगों के साथ में नहीं लेंगे, सब लोगों के साथ में नहीं लेंगे। और ये बहुत जरूरी है, और इनके लिए जंग लड़ना आवश्यक नहीं है। जंग के बगैर ही अगर वो आ सकते हैं
तो वो रास्ता पहले अपनाना चाहिए। तो मित्रों, आज हुई बात पर से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि डिप्लोमेटिकली इंडिया इज नॉट आइडल। इंडिया इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, एज वी से, सो मच इज कुकिंग। मगर कितना जल्दी कहां पर कुक हो जाएगा, ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। मेरी आपसे गुजारिश है, मैं गिरधर जी का ट्विटर हैंडल, फेसबुक भी ये एपिसोड के साथ में लिंक कर दूंगा। आप उनसे भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो सीधा पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। हम उनको वापस भी लाएंगे जब हम बात करेंगे चाइना की और हमारे पूरे एशियन तबके की, पूरे एशियन इकोनॉमिक्स के ऊपर जब बात करेंगे तब भी उनको वापस लाएंगे। मगर आज के लिए तो सिर्फ इतना ही, बस इतनी गुजारिश है। हमारा छोटा सा चैनल है, आप लोगों से एक निवेदन है, एपिसोड्स को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा और बढ़ेगा और हम आपके लिए वास्तविक चीजें ज्यादा से ज्यादा लेके आएंगे। अंत में गिरधर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर उपस्थित हुए और लोगों को सही दिशा दिखाई, सही बात कही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं। नमस्कार हिमांशु जी, नमस्कार, नमस्ते।